हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 2 अप्रैल। शुरू करते हैं आज के टॉप करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आज के लेक्चर की पीडीएफ ये आपको आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर की जा रही है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले करेंगे रिवीजन कल के प्रश्नों का। तो हाल ही में 2 दिन का भारत और अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास, जिसको पासक्स कहा जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। और हाल ही में एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक जो किताब है, इसका नया एडिशन आया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। इसको आप नमो ऐप पर जाकर पढ़ सकते हैं और इसे आपको पढ़ना भी चाहिए। 5 से 7 अप्रैल 2021 तक किस देश के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास ला पेरिस संपन्न होगा? तो इसमें बंगाल की खाड़ी में ये जो ला पेरिस नामक युद्धाभ्यास होगा नौसेना का, इसे फ्रांस के द्वारा, यानी कि फ्रांस की अगुवाई में संपन्न कराया जाएगा। और इसमें जो क्वाड कंट्रीज हैं, जिसमें आप जानते हैं कौन कौन से देश हैं, एक तो इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन सा यूएसए है और जापान। तो ये चारों देश इसमें शामिल रहेंगे। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी, समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? तो ये काम कर रहा है फेसबुक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एग्नेस कैलामार्ड को। ये एक महिला हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित पद पर पहले से काम कर रही हैं। आल्पिंग नामक एक सेवा शुरू की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो ULPIN नामक सेवा है, ये किस मंत्रालय ने शुरुआत की है इसकी? तो सही जवाब बनेगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसके अंतर्गत जितने भी भूखंड होंगे या गाटा होती है, उसको जो है 14 अंक का एक यूनिक जो है नंबर दिया जाएगा, जिसके द्वारा रजिस्ट्री वगैरह करने में और कोई भी घपला फिर सामने नहीं आ पाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ज़मीन को कई बार लोग रजिस्ट्री करवा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनाना फेस्टिवल, दैट इज केला महोत्सव, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में आयोजित किया गया। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GEWC ने यह बताया है कि 2020 का समय ये पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जितनी भी कंपनियां काम कर रही है पूरी दुनिया में, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद रहा। बहुत अधिक ग्रोथ देखने को मिली है 2020 में। आपको बता दें कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर 2020 में रहा है कौन? चाइना रहा है। और दूसरे स्थान पर है कौन है? इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ये जरूर याद रखना आप। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की स्टार्टिंग की गई है किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं 2025 तक जो है टीबी और 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य भारत में रखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब होता है आत्म केंद्रित। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे कुछ, देखो, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में ये समस्या अधिक होती है। मतलब पूरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने आप में खोए रहते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब? तो ये प्रतिवर्ष होता है 2 अप्रैल को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस, और मैंने आपको कल बताया था कि 1 अप्रैल को जो है मूर्ख दिवस भी होता है, तो उत्कल दिवस भी आपको याद रखना है। 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस। तो ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म मस्तिष्क, जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, उसके डेवलपमेंट में उत्पन्न एक बाधा संबंधी विकार है। ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति दूसरों से अलग, स्वयं में खोया रहता है, आत्मकेंद्रित रहता है और व्यक्ति के विकास संबंधी समस्याओं में ऑटिज्म तीसरे स्थान पर है। तो इससे जो आपका व्यक्तित्व है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अप्रैल के दिन विश्व को, मतलब विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की थी। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में 110 में से एक बच्चा जो होता है वो ऑटिज्म ग्रस्त होता है और प्रत्येक 70 बालकों में से एक बालक इस बीमारी से प्रभावित होता है। इस बीमारी से ग्रस्त होने में बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। हालांकि अभी ये जो बीमारी होती है बच्चों में क्यों होती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर इस समस्या से बचाव किया जा सकता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी थीम, 2021 की थीम रखी गई है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ए पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, तो पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, तो ये इसकी थीम है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा कि हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की घोषणा की है। विश्व टीकाकरण और लॉजिस्टिक्स सम्मेलन, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यह जो शिखर सम्मेलन है ये यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के तत्वाधान में 30 मार्च से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट, ये होप कंसोर्टियम की पहल है। ठीक है, तो ये भी आपको पता रखना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक युद्धाभ्यास हो रहा है, वज्र प्रहार। तो इस वज्र प्रहार नामक जो युद्धाभ्यास है 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2021 का युद्धाभ्यास वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में बकलो स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के सैन्य बलों में अंतर सक्रियता में सुधार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन देशों के बीच आयोजित होते हैं। तो हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ नामक जो युद्धाभ्यास है ये भारत और चीन के साथ होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल मिलकर करते हैं। इम्बेक्स युद्धाभ्यास, इम्बेक्स तो इंडिया एंड म्यांमार, फिलहाल ये युद्धाभ्यास अब सस्पेंड ही मान के चलिए। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश की थल सेना के बीच में होता है। गश्त जो युद्धाभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश मिलकर करते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर। मित्र शक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लीनेक्स युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका, तो इसको जो है इसीलिए श्रीनेक्स कहा जाता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेना है नेवी, उसके बीच में समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है। प्रमुख दोस्ती नामक युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है, थल सेनाओं के बीच में। दस्तक लिंक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और भारत और ओमान के बीच में नौसेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है नसीम अल बहार, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेरिक ब्रायन गारलैंड ये किस देश के अटॉर्नी जनरल हैं। मेरिक ब्रायन गारलैंड, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भारत के तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर बचता है जापान, सिंगापुर और अमेरिका। तो अमेरिका और सिंगापुर में गेस करिए, सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि अमेरिका। तो फ्रेंड्स, मेरिक ब्रायन गारलैंड एक अमेरिकी वकील और जूरिस्ट हैं। मार्च 2021 में 86वें अटॉर्नी जनरल बनाए गए। तो ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि अभी हाल ही में यूएसए के अटॉर्नी जनरल ने एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह के खिलाफ अभद्र अपराधों के खिलाफ एक समीक्षा को स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका कारण क्या होता है और उसे कैसे रोका जा सकता है। उड़ान योजना किस मंत्रालय की पहल है। जैसा कि आप जानते हैं उड़ान का मतलब ही होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना ये नागरिक और उड्डयन मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों चर्चा में क्यों, तो फ्रेंड्स हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के हिस्से के रूप में 22 नए मार्गों पर विमानों का परिचालन स्टार्ट कर दिया है। इस समय पूरे देश में 347 रूट इस योजना पर लागू हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ान क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है, यानी कि जैसे कि आप किसी प्रदेश में हैं, अदर स्टेट में आपको जाना है तो आप इस सेवा का बहुत ही कम चार्ज पर इस्तेमाल कर पाएँ। उद्देश्य यही है कि आम लोग भी अब उड़ान संबंधी जो अपनी ख्वाहिश है उसको पूरी कर सकें। हाल ही में चर्चा रहा सिरुई पीक कहाँ स्थित है, जहाँ पर भीषण आग लगी है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इस आग को बुझाने के लिए मदद मांगी है। तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, एन बीरेन, उन्होंने केंद्र सरकार से इस आग को बुझाने के लिए मदद मांगी है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि सिरुई लिली जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, ये मात्र यहीं पर पाई जाती है। और जो सिरुई कासोक पीक है, पीक मतलब
पर्वत की चोटी, ये मणिपुर के उखरुल जिले में है, उखरुल जिले में है। सिरोही कासोक पीक समुद्र तल से 2835 मतलब नियर अबाउट 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और हाल ही में मणिपुर सरकार ने सिरोही पीक पर लगी आग को बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न होगा ये कि किस संगठन ने हाल ही में स्वेज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वेज नहर में एक मालवाहक जो जहाज़ था वो लगभग 7 दिनों से इस प्रकार से हो गया था। लंबी कतारें लग गई थी दोनों जहाज़ों के पीछे और काफ़ी नुकसान हुआ किसका, मिस्र का, क्योंकि स्वेज नहर कहाँ पर है, ये मिस्र में है। तो इसके लिए जो है इसे हटाया जाना बहुत ही ज़रूरी था और इसे हटाया है ऑप्शन सी बोस्कालिस ने। तो यहाँ पर आपको बता दें कि डच बहुराष्ट्रीय समुद्री इंजीनियर बोस्कालिस ने स्वेज नहर से अपनी सहायक SMIT साल्वेज द्वारा दिए गए जमीनी जहाज एवर गिवेन को बचाया है। तो इस जहाज का नाम एयर गिवेन है। याद रखना कि हाल ही में स्वेज नहर में फंसे पनामा की कंपनी एयर गिवेन के विशाल मालवाहक पोत एवरग्रीन के मामले में मिस्र $1 अरब यानी कि लगभग 73 अरब रुपए से ज़्यादा का हर्जाना मांगने जा रहा है। करीब 400 मीटर लंबे मालवाहक जहाज के नहर के दक्षिणी हिस्से में फंस जाने के कारण इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में आवाजाही करीब 7 दिनों तक बंद रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस्र ने लगभग 73 अरब रुपए से ज़्यादा का हर्जाना मांगा है। किससे, पनामा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और प्रश्न ये है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका उद्देश्य जैसा कि आप समझ रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्वाइंटली संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। और ये है अगला प्रश्न, हाल ही में उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा दिवस के रूप में कब मनाया गया। अच्छा बताइए कि ये जो ओडिशा था पहले इसका नाम उड़ीसा था, तो इसे जो है कब बदल कर इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। मैं आगे इसका उत्तर आपको बता रहा हूँ, आपको बताइए कि कब यानी कि कौन सा वर्ष था। मैं आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा सही है। और उत्कल दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 1 अप्रैल को, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस। तो 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस होता है। याद रखना कि उड़ीसा का नाम बदलकर मार्च 2011 में ओडिशा किया गया था, ठीक है, याद रखना इसको। और अगला क्वेश्चन है कि 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी हिंदी फिल्मों में भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये रही अखबार की कटिंग जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार ने दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के सम्मान को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल को रजनीकांत को ये सम्मान देने का ऐलान किया। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान देरी से हुआ है। पिछले सप्ताह में ही राष्ट्रीय पुरस्कारों का भी ऐलान किया गया है। दक्षिण के फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत का वास्तविक नाम शिवाजी है। इनकी एक फिल्म भी आई थी शिवाजी द बॉस, तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में एक मराठी परिवार में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो तस्वीर है, ये जो ट्वीट है, ये प्रकाश जावड़ेकर जी का है और इसमें ये बताया गया है कि रजनीकांत जी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो 51वां अवार्ड है ये प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न होगा कि वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 4 विकल्प हैं और सही जवाब इसमें होगा ऑप्शन डी। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। 2021 का जो सम्मान है वो अभी घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी है। और ये जाने माने लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को साल 2020 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी इसके लिए चुना गया है, सम्मान जो बाद में दिया जाएगा। 30 मार्च 2021 को 30वें सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई, जो कि लिम्बाले की मराठी कृति
एक किताब है सनातन, उसके लिए दिया जाएगा। लिम्बाले विख्यात और विशिष्ट मराठी उपन्यासकार हैं। पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले का जन्म 1 जून 1956 जिला सोलापुर के हन्नूर गांव में हुआ था। और डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले विख्यात एवं विशिष्ट मराठी उपन्यासकार है। उन्होंने शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से मराठी भाषा में एमए किया है। उसके बाद यहीं से मराठी दलित साहित्य और अमेरिकन ब्लैक साहित्य एक तुलनात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी भी की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी। और आपको बता देंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। तो सरस्वती सम्मान साल 1991 से के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। सबसे पहला जो सम्मान था 1991 में वो दिया गया था किसको? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान होने का दर्जा भी प्राप्त है। हर साल किसी भारतीय नागरिक को यह पुरस्कार दिया जाता है जिसकी कोई उत्कृष्ट रचना पिछले जो 10 साल हैं उसकी अवधि प्रकाशित हुई हो और जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। फ्रेंड्स, जो 1 अप्रैल की क्विज ये थी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त होती है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 85(2)(b) के अंतर्गत यह शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। फिलहाल अब बारी है आज के प्रश्न की। बताइए कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब दी गई थी? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसका उत्तर आप लोग डिटेल में लिखिएगा। जितना ही अच्छा लिखेंगे उतना ही बढ़िया आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।